तो 2025 के अंत में ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव अपने चरम पर है। जी। जो विश्लेषण हमारे सामने है वो ये साफ दिखाते हैं कि वो जो रणनीतिक अस्पष्टता वाला दौर था वो अब शायद खत्म हो चुका है। जी। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ किसी हमले के खतरे से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये तो एक बहुआयामी संघर्ष है जो कानूनी गलियारों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में और यहाँ तक कि सैन्य मनोविज्ञान में भी लड़ा जा रहा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। जी। और देखिए, इस गुत्थी का जो पहला धागा है वो इतिहास में है। एक तो है 1895 की शिमोनोसेकी की संधि, जिसने ताइवान को मतलब कानूनी तौर पर चीन के चिंग राजवंश से अलग कर दिया। और फिर 1949 का गृह युद्ध, जिसने वो दो चीन वाली स्थिति बना दी। आज के विवाद की जड़ कह सकते हैं यहीं पर है। और ये जो ऐतिहासिक उलझन है, अब वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक खुली कानूनी लड़ाई बन गई है ना। हाँ, और इसका पूरा फोकस है संयुक्त राष्ट्र के संकल्प 2758 पर। हाँ। सालों से बीजिंग इसी एक प्रस्ताव का हवाला देता आया है कि दुनिया ताइवान को चीन का हिस्सा मानती है। जी। लेकिन 2024 और 25 में एक बड़ा बदलाव आया। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने सार्वजनिक तौर पर इस व्याख्या को चुनौती दी है। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? मतलब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि ये प्रस्ताव सिर्फ इस बारे में था कि संयुक्त राष्ट्र में चीन की सीट पर कौन बैठेगा, बीजिंग या ताइपे। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव ताइवान की संप्रभुता पर पूरी तरह से मौन है, कुछ नहीं कहता। और ये एक तरह से बीजिंग के कानूनी दावे की नींव से एक ईंट खींचने जैसा है। तो जब कानूनी जमीन खिसक रही हो तो जाहिर है कि दबाव कहीं और बनाया जाएगा। और यहीं पर मुझे लगता है ताइवान का सबसे बड़ा हथियार तस्वीर में आता है, उसकी अर्थव्यवस्था। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलिकॉन शील्ड की। ताइवान की कंपनी है TSMC। वो दुनिया के 90% से ज्यादा सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं। ये वो चिप्स हैं जो हमारे फोन से लेके मिसाइलों तक हर चीज में है। जी। तो सिद्धांत ये है कि ताइवान पर हमला मतलब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का पतन। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो दूसरा ट्रंप प्रशासन है उसकी नीति तो बड़ी विरोधाभासी लग रही है। एक तरफ तो वे ताइवान को $11.1 बिलियन का ऐतिहासिक हथियार पैकेज दे रहे हैं। हाँ, जिसमें ATCMS मिसाइलें भी हैं, जो चीन की मुख्य भूमि तक मार कर सकती हैं। जी, जो ताइवान की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप ताइवान के ही सामान पर 20% का भारी टैरिफ भी लगा रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आप दोस्त को लड़ने के लिए बंदूक तो दे रहे हैं, पर साथ में उसका खाना पानी भी बंद कर रहे हैं। यही तो इस संघर्ष को इतना जटिल बना रहा है। ये अमेरिका फर्स्ट नीति और चीन को रोकने की उसकी भू राजनीतिक जरूरत के बीच का मतलब एक टकराव दिखाता है। लेकिन ताइवान इस दबाव में चुप नहीं बैठा है। सही कहा। उनका जो जवाब है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो अपनी सबसे एडवांस्ड 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का निर्यात अमेरिका के लिए ही रोकने पर विचार कर रहे हैं। मतलब ताइवान कह रहा है कि हमारी चिप्स सिर्फ ढाल नहीं, तलवार भी बन सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा दाव है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर आप हमारी सिलिकॉन शील्ड को कमजोर करेंगे तो हम इसे आपकी अर्थव्यवस्था के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब चीन का सैन्य खतरा एक नया और ज्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। आप दिसंबर 2025 के जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक और सैन्य अभ्यास नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें ये क्वारंटाइन का आइडिया सामने आया। ये एक पारंपरिक नाकाबंदी से कैसे अलग है? बहुत अलग है। देखिए, एक पारंपरिक नाकाबंदी जो होती है वो युद्ध की कार्रवाई होती है। उसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है और फिर डुबो दिया जाता है। अच्छा। लेकिन क्वारंटाइन को एक कानून प्रवर्तन कार्रवाई के तौर पर पेश किया जाता है। मतलब चीनी कोस्ट गार्ड ताइवान जाने वाले जहाजों को रोकेंगे और उनकी तलाशी लेंगे, जैसे कोई तस्करी का माल पकड़ रहे हो। बिल्कुल। अरे, ये तो एक रणनीतिक जाल है। अगर अमेरिकी नौसेना चीनी कोस्ट गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करती है तो दुनिया देखेगी कि अमेरिका ने पहली गोली चलाई। और अगर वे कुछ नहीं करते तो वे चुपचाप ताइवान पर चीन के अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं। बाप रे! ये बिना एक भी गोली चलाए ताइवान का गला घोंटने की रणनीति है, खासकर तब जब ताइवान अपनी 97% ऊर्जा आयात करता है। मतलब कुछ ही हफ्तों में द्वीप पर बिजली और ईंधन सब खत्म हो सकता है। जी। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि ये संघर्ष अब एक हाइब्रिड युद्ध बन चुका है। कानूनी दावपेच, आर्थिक दबाव और सैन्य धमकियों का एक मतलब बहुत ही जटिल मिश्रण। और जो तत्काल खतरा है वो शायद किसी बड़े हमले का नहीं,
बल्कि इस क्वारंटीन के दौरान होने वाली किसी छोटी सी चूक का है। हाँ, एक छोटी सी गलती जो पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है। और ये समय के खिलाफ एक दौड़ भी है। क्या ताइवान अपनी पॉर्क्यूपाइन रणनीति यानी अपनी असम्मित रक्षा को मजबूत कर पाएगा? इससे पहले कि चीनी दबाव, अमेरिकी अप्रत्याशितता और ताइवान की अपनी आंतरिक राजनीति मिलकर इस नाजुक संतुलन को तोड़ दें, ये एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या इस दशक के अंत से पहले एक बड़ा संकट होना लगभग तय?